जी नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल सुमित चौधरी पर। दोस्तों आज की जो क्लास है आपने थंबनेल पर देख लिया होगा कि आपकी आज जो क्लास होने वाली है वो अधिगम विकार से संबंधित होने वाली है, क्योंकि यहाँ से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनता है। और क्वेश्चन बनता है तो आपको जो है यहाँ से मैं जो क्वेश्चन कराने वाला हूँ, यहाँ अगर आपने सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लिया, सारे क्वेश्चन को आपने सही तरीके से कर लिया, तो आपके जो है बढ़िया स्कोर हो जाएगा, क्योंकि आपकी सारी समझ जो है यहाँ पर विकसित हो जाएगी। और अगर आप समझ गए सारे क्वेश्चन तो आपके गलत नहीं होंगे। कम से कम आपके 3 से 4 नंबर के पूरे पेपर में 3 से 4 नंबर आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, अधिगम संबंधी विकार। तो हम ये कहें कि मोटा मोटा कि अगर आप 2 नंबर का भी यहाँ से कन्फर्म कर लेंगे एक वीडियो देख करके, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा चीज़ रहेगी। ठीक है, चलो भाई सभी को गुड इवनिंग, जल्दी से आ जाओ सभी लोग। जो लोग नहीं आए भाई उनको बुला लो, वीडियो को शेयर कर दो। और आज की क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है आपके सामने। डिसलेक्सिया इज अ डैश कंडीशन विच इम्पैक्ट्स लर्नर एबिलिटी टू। डिसलेक्सिया जो है, डिसलेक्सिया वह ऐसी कौन सी मतलब जो डिसलेक्सिया स्थिति है जो शिक्षार्थी की कौन सी क्षमता को प्रभावित करती है, ये आपको बताना है। देखो जो प्रभावित करती है वो आपको बताना है। शारीरिक साथियों के साथ समाजीकरण करने में कठिनाई होती है, या फिर आपका हो जाएगा संवेदी और शारीरिक गतिविधियों के समन्वय में दिक्कत होती है, या फिर थर्ड वाला हो जाएगा भावनात्मक चित्र बनाने में, या तंत्रिकीय न्यूरोलॉजिकल ध्वनियों को तथा प्रतीकों को चिन्हों के साथ जोड़ने में। तो बताओ भाई इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, सभी लोग जवाब देंगे। देखो इसका राइट आंसर आपका फोर्थ वाला हो जाएगा। फोर्थ वाला न्यूरोलॉजिकल लिंक साउंड्स विद सिंबल्स, राइट आंसर आपका फोर्थ वाला हो जाएगा। तो जिन लोगों ने सही जवाब दिया फोर्थ वाला, ठीक है। अगर आपने इस वीडियो को नहीं देखा, अधिगम संबंधी विकार, हमने एक वीडियो अपलोड कर रखी है अपने चैनल के ऊपर, अधिगम विकार। ठीक है, अधिगम विकार की थ्योरी वाली वीडियो अगर आपने नहीं देखा भाई तो जाकर के आप देख सकते हैं, जिसमें आपको यहाँ पर जो है थ्योरी की क्लास है ये। ठीक है, थ्योरी की क्लास है, तो यहाँ पर जाकर के आप देख लीजिएगा तो आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। यहाँ पर हम लोग मॉक टेस्ट कर रहे हैं, तो आपको जो है यहाँ पर क्वेश्चन जो है हम लोग करेंगे। ठीक है, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। डिटेल में जिसको पढ़ना है भाई तो वो थ्योरी वाली क्लास को जाकर के देख सकता है। अगला सवाल आपके सामने आता है। आलोक, आलोक नाम का एक बच्चा है, निम्नलिखित व्यवहार दिखाता है। देख लेते हैं भाई किस तरीके का व्यवहार दिखाता है। पढ़ते समय सिर को अजीब स्थिति में पकड़ना, पढ़ रहा है तब वो सिर को अजीब स्थिति से पकड़ रहा है, बार बार आँख को मूंद रहा है और रगड़ रहा है। आँखों की लाली, सूजन, अक्षर पहचान में भ्रमित होना, भ्रमित हो रहा है बच्चे, या किसके संभावित लक्षण हो सकते हैं? स्वालीनता वाली, या फिर संचार संबंधी विकार, दृष्टि संबंधी विकार, या फिर भाषा की समझ की व्यवस्था। बताइए भाई क्या सही जवाब हो जाएगा इसका, बताओ। देखो वो क्या कर रहा है, सिर को अजीब स्थिति से पकड़ रहा है, आंखों को बार बार मूंद रहा है, रगड़ रहा है, तो आंखों से संबंधित विकार होगा ना। तो आंखों से संबंधित विकार, आंखों की लाली, सूजन, यहीं से आपको दिमाग लगा लेना है कि आंखों से संबंधित विकार है, तो स्वालीनता की बात नहीं की जा रही, यहाँ पर संचार की बात नहीं है, या दृष्टि संबंधी समस्याएं हो सकती हैं बच्चे को, इसलिए वो ऐसी एक्टिविटी कर रहा है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड होगा। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ लोग सही जवाब दे भी रहे हैं, थर्ड वाला। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। मायोपिया क्या है भाई? मायोपिया, मायोपिया क्या है? शब्द किस श्रेणी के बच्चों से संबंधित है? मायोपिया मैंने आपको बताया था, अधिगम संबंधी विकार मैंने पढ़ाया था। तो मायोपिया मैंने आपको बताया था दृष्टिबाधित जो बच्चे होते हैं उनमें जो है, उनको जो उन बच्चों की जो ये श्रेणी होती है उसमें मायोपिया की श्रेणी में रखा जाता है, जो दृष्टिबाधित बच्चे होते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, कॉन्सेप्ट बेस ऐसे ही आपको पता होना चाहिए कि मायोपिया के अंतर्गत क्या आता है, डिसलेक्सिया के अंतर्गत क्या आता है, और अफेजिया के अंतर्गत क्या आता है। अगर ये चीज़ आपको पता है तो भाई आप आसानी से कर लेंगे। अगला सवाल आपके सामने आता है। नीता, नीता हमेशा जोड़ घटाना करते समय हासिल अंक जोड़ना भूल जाती है, यह किसकी विशेषता है? ये आपको बताना है भाई। देखो जोड़ घटाना किसकी क्रिया है? यह है गणित की। आपको पता है कि गणित संबंधी अगर विकार है बच्चे में, गणितीय क्रियाएं करने में बच्चे को कठिनाई हो रही है ना, कठिनाई गणितीय संबंधी कैलकुलेशन करने में अगर कठिनाई हो रही बच्चे को, तो हो जाएगा डिसकैलकुलिया। बहुत बढ़िया आप लोग जवाब दे रहे हैं, डिसकैलकुलिया हो जाएगा। राइट आंसर आपका थर्ड हो जाएगा। डिस्प्रैक्सिया नहीं होगा, डिसलेक्सिया नहीं होगा, डिस्ग्राफिया नहीं होगा। ठीक है, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं भाई। अगला सवाल है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 5। सीखने की क्षमता
सीखने की क्षमता किन कारकों के कारण होती है? आनुवंशिकता कारण, शारीरिक, पर्यावरण और उपरोक्त सभी। बताओ भाई, सभी लोग जवाब देंगे भाई, सभी लोग जवाब देंगे, सब क्या सही हो जाएगा? देखो आनुवंशिकता कारण भी हो सकता है, ठीक है, हो सकता है बच्चे की जन्मजात जो है कुछ जो कैपेसिटी है वो कम हो, ठीक है, तो ये भी हो सकता है। शारीरिक कारक भी हो सकता है, शरीर के कारण भी, अगर शरीर स्वस्थ नहीं है तो बच्चे पर जो है प्रभाव पड़ता है सीखने में, ठीक है। पर्यावरण का भी कारक पड़ता है, पर्यावरण जब माहौल होता है, इन्वायरमेंटल फैक्टर भी यहाँ पर रोल निभाता है, तो ये सारे ही सही हो जाएंगे, इसलिए आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा भाई, ठीक है, 4 हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं भाई, अगला सवाल क्या है? सीखने की क्षमता वाला बच्चा, सीखने की क्षमता वाला बच्चा किस तरीके की एक्टिविटी करेगा? उसको अलग संस्थान में रखा जाना चाहिए, अलग संस्थान में। अगर बच्चे को सीखने में कठिनाई हो रही तो क्या आप अलग संस्थान में रख देंगे? ऐसा नहीं करेंगे, आप कभी भी नहीं ऐसा कर सकते, ये चीज़ गलत हो जाएगी। उसे नियमित स्कूल में पढ़ने का अधिकार है जहाँ उसके लिए विशेष प्रावधान है, बिल्कुल सही बात है। अगर मान लो लर्निंग डिसेबिलिटी वाला बच्चा है तो उसके लिए जहाँ पर फैसिलिटी होंगी वहाँ पर जो है बच्चे को भेजना चाहिए, और वहाँ पर जो विशेष प्रावधान रखा गया बच्चे को, तो वहाँ पर नियमित स्कूल में जो है बच्चे का पढ़ने का अधिकार होता है, और उसके लिए जो विशेष प्रावधान रखा गया होगा विद्यालय में। तो ये चीज़ आपका राइट आंसर हो जाएगा सेकंड वाला। तीसरा क्या कह रहा है? व्यावसायिक शिक्षा दी जानी चाहिए। व्यावसायिक शिक्षा क्या प्रारंभिक स्तर से ही देने लगोगे आप? विज्ञान लेखन कौशल नहीं सिखाया जाना चाहिए, ऐसा नहीं है, सबको सिखाना चाहिए। लेखन कौशल और विज्ञान का भी आपको ज्ञान देना चाहिए, व्यावसायिक शिक्षा स्टार्टिंग से नहीं देनी चाहिए। इस गलती के लिए कड़ी कार्रवाई। अरे कौन सी गलती भाई? बच्चे के अंदर लर्निंग डिसेबिलिटी है तो क्या कोई गलती थोड़ी ना, बच्चा खुद से थोड़ी लेकर के आया है ना? तो आपका राइट आंसर सेकंड वाला हो जाएगा, ठीक है। चलो भाई अगला देखते हैं। अगला सवाल आपके सामने, अरु की बुद्धि परीक्षण से पता चलता है कि औसत से उच्च औसत बुद्धिमत्ता रखती है, ठीक है, वह जो औसत से, एवरेज से उच्च औसत बुद्धिमत्ता रखती है। हालांकि पढ़ने में, वर्तनी, सामाजिक विज्ञान और विज्ञान में उसके ग्रेड बहुत कम हैं, उसके गणित ग्रेड काफ़ी ऊंचे हैं, उसका लेखन कौशल पर्याप्त है। अरु का हो सकता है ये आपको बताना है, क्योंकि उसके जो है गणित में काफ़ी ऊंचे हैं, गणित में ग्रेड काफ़ी ऊंचा है, और विज्ञान में उसका ग्रेड काफ़ी कम है। बताओ क्या हो जाएगा? उसका लेखन कौशल पर्याप्त है, तो उसमें पढ़ने और वर्तनी सामाजिक विज्ञान में उसके देखो पढ़ने, वर्तनी और सामाजिक विज्ञान, ठीक है, और विज्ञान में उसके ग्रेड बहुत कम है, ठीक है। तो क्या है? पढ़ने से संबंधित है, वर्तनी से संबंधित है, तो आपका डिसलेक्सिया हो जाएगा। पढ़ने से संबंधित विकार होता है तो भाई क्या हो जाता है? थर्ड वाला डिसलेक्सिया हो जाता है कि नहीं हो जाता है? ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। जिन लोगों ने जवाब दिया वहाँ पर थर्ड, तो इनका है यहाँ पर सही। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित प्रश्न में ऑटिज्म के संबंध में 2 कथन दिए गए हैं, आपको बताना है कौन सा सही होगा। ऑटिज्म एक विकासात्मक दिव्यांगता है, ठीक, या फिर सेकंड वाला है, ऑटिज्म लोगों को अलग अलग और अलग अलग डिग्री तक प्रभावित करता है, जो स्वालीनता वाले बच्चे होते हैं। विकासात्मक दिव्यांगता है, बिल्कुल सही बात है, ये भी बात सही है। ऑटिज्म लोगों को अलग अलग, बिल्कुल सही बात है, हर व्यक्ति में अगर ऑटिज्म की बात की जाए तो अगर बच्चे में है तो सब में अलग अलग और अलग अलग डिग्री तक प्रभावित करता है। जरूरी नहीं कि सेम तरीके से सभी में डिसेबिलिटी ये देखने को मिले, ठीक है, अलग अलग हो जाता है। तो दोनों ही सत्य हैं, ए और बी दोनों ही सत्य हैं, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी वाला, सेकेंड वाला सही हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके सामने है, रोमियो सुनने में असमर्थ एक लड़का है, उसको सुनाई नहीं दे रहा है भाई, सुनने में असमर्थ एक लड़का है। सोनियो एक सामान्य लड़का है, दोनों एक ही स्कूल में दाखिला लेते हैं, मतलब एडमिशन लेते हैं। इस प्रकार के विद्यालयों को हम क्या कहेंगे? बताओ। बच्चे को सुनने में असमर्थता है, ठीक है, बच्चा सुन नहीं पा रहा है। दूसरा बच्चा सामान्य लड़का जिसे सारी चीज़ें सही तरीके से सब कुछ सुनाई दिखाई सब कुछ देता है। दोनों एक ही विद्यालय में दाखिला लेते हैं। इस प्रकार के विद्यालय को आप क्या कहेंगे? आपको पता है कि समावेशी शिक्षा का उद्देश्य क्या होता है? कि बच्चा किसी भी बैकग्राउंड से है, बच्चे के अंदर कोई भी समस्या हो, लेकिन आप सभी को एक साथ में समाहित करके एक छत के नीचे आप पढ़ाएंगे। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? चलो आगे बढ़ते हैं भाई। अगला सवाल है आपके सामने, निम्नलिखित में से अवधान, एडीएचडी वाला बच्चा है, ठीक है,
किस तरह की विशेषता को दर्शाएगा ये आपको बताना है। ठीक है, बैठकर चुपचाप काम करने की प्रवृत्ति होगी बच्चे के अंदर, या आसानी से विचलित हो जाएगा, दूसरों को ध्यानपूर्वक सुनने की प्रवृत्ति, बिना रुके लंबे गद्यांश। देखो ADHD की बात अगर करें तो इसमें बच्चा बहुत जल्दी विचलित हो जाता है, बहुत जल्दी विचलित हो जाता है, ध्यान को एक जगह पर लगा नहीं पाता है, तो आसानी से विचलित होने वाले बच्चे होते हैं। राइट आंसर जिन लोगों ने दिया है सेकंड वाला उनका है यहाँ पर सही। ठीक है, लास्ट में आपको बताना है आपका स्कोर कितना रहा, आपको स्कोर बताना है लास्ट में कितना रहा, सभी लोग जवाब देंगे भाई। ठीक है, चलो अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं भाई। अगला सवाल है आपके सामने डिस्कैलकुलिया। देखो डिस्कैलकुलिया की बात आ गई तो ये देखो डिस्कैलकुलिया क्या होता है, गणितीय संबंधी विकार होता है कि नहीं, गणितीय संबंधी विकार होता है। ठीक है, गणितीय संबंधी विकार होता है, मतलब गणित की समस्याएं होती हैं बच्चे, गणित की कोई भी कैलकुलेशन करने में अगर बच्चे को कठिनाई आ रही है तो गणितीय संबंधी विकार हो जाएगा। डिस्कैलकुलिया से पीड़ित छात्रों को शामिल करने में सहायता के लिए यह महत्वपूर्ण है। क्या महत्वपूर्ण है, कार्य पूरा करने के लिए सख्त समय सीमा निर्धारित करनी चाहिए, ये चीज़ गलत हो जाएगी। छात्रों को विजुअल कैलकुलेटर और गणित एप्स प्रदान करें। ठीक है, तीसरा क्या है, पाठ संदर्भ में प्रासंगिकता को उजागर करने के लिए अतिरिक्त सामग्री शामिल करें। फोर्थ ऑप्शन है छात्रों के सीखने का आकलन करने के लिए केवल मानकीकृत, देखो मानकीकृत वाली चीज़ें गलत हो जाती हैं। थर्ड वाला है पाठ्य संदर्भ में प्रासंगिकता को उजागर करने के लिए अतिरिक्त सामग्री, क्या मतलब गणित से संबंधित है तो गणित के अतिरिक्त आप देंगे, तो ये चीज़ गलत हो जाएगी। छात्रों को आप अगर विजुअल तरीके से दिखा करके, ठीक है, कैलकुलेटर दे देंगे और गणितीय एप्स प्रदान करेंगे तो बच्चा आसानी से जो गणित की समस्याएं हैं उसको सॉल्व कर पाएगा। तो राइट आंसर आपका सेकेंड वाला हो जाएगा। ठीक है भाई, राइट आंसर आपका सेकेंड वाला हो जाएगा। ठीक है, देखो यहाँ पर जैसे है गणितीय ऐप की अगर हम बात करें तो ये ऐप है जैसे मान लो, ठीक है, तो इसमें 8 को 2 से क्या करना है, 8 को 2 से क्या करना है, डिवाइड कर दिया बच्चे ने। ठीक है, उसके बाद क्या आएगा, कैलकुलेटर की बात करें तो इस तरीके की जब आप चीज़ें करवाएंगे बच्चे से, जब इस तरीके की चीज़ें करवाएंगे बच्चे से तो बच्चे आसानी से कर पाएगा। ठीक है, देखता है, देख करके देख पाएगा, विजुअल देख करके कर पाएगा। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं भाई। अगला सवाल आपके सामने आता है कौन सा न्यूरोलॉजिकल विकासात्मक समन्वय विकार बच्चों में सीखने की अक्षमता का कारण बनता है, ये आपको बताना है। ठीक, चलो भाई ये बताना है न्यूरोलॉजिकल विकासात्मक समन्वय विकार जो है बच्चों में सीखने की अक्षमता का कारण बनता है, ये आपको बताना है भाई। ठीक है, सभी लोग जवाब देंगे भाई, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा बताओ। न्यूरोलॉजिकल की बात कर रहा है, न्यूरोलॉजिकल की बात कर रहा है भाई। बताओ भाई सही जवाब क्या होगा, न्यूरोलॉजिकल की बात कर रहा है तो यहाँ पर सही जवाब क्या हो जाएगा। देखो अपच इसकी बात नहीं कर रहा है, डिस्फेजिया है, डिस्फेजिया। ठीक है, हाँ क्या है, डिसर्थ्रिया, ये देखो गलत लिखा है यहाँ पर देखो। ठीक है, डिसर्थ्रिया। ठीक है, डिस्प्रैक्सिया हो जाएगा यहाँ पर, जिन लोगों ने जवाब दिया डिस्प्रैक्सिया वो उनका जवाब है यहाँ पर सही। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है, देखो यहाँ पर मैच ऑफ द फॉलोइंग मैच करना है आपको। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रहा है, डिसेबिलिटी दी गई है और यहाँ पर उसका डिस्क्रिप्शन दिया गया कि किस तरीके की वहाँ पर आपको लक्षण देखने को मिलेंगे। ठीक है, डिस्फेजिया में क्या होता है, बच्चा फंस के पढ़ता है। ठीक है, बच्चा फंस के पढ़ता है, तो यहाँ पर देख लो संतुलन, ठीक मोटर नियंत्रण और काइनेस्थेटिक समन्वय से जुड़े नियमों का कार्यों को करने में कठिनाई होती है, ये तो नहीं होगा। डिस्फेजिया का आपको मैंने बताया कि फंस के बच्चा पढ़ता है। ठीक है, तो इसका देखो सेकंड वाला होगा क्या, एक विकलांग जो सुसंगत रूप से लिखने की क्षमता को प्रभावित करता है। लिखने की क्षमता क्या हो जाएगा, डिस्ग्राफिया हो जाएगा। तो डिस्ग्राफिया देख लो, लिखने की क्षमता ये वाला डी का कौन सा हो गया, डी का सेकंड वाला हो गया। अब भाई डी का सेकंड एलिमिनेट करना सीख लो। यहाँ पर देखो डी का सेकंड ढूंढना है तो डी का सेकंड किसके साथ में है, डी का सेकंड है आपका, देखो इसमें डी का फोर्थ है, ये तो हो नहीं सकता। डी का थर्ड है, ये नहीं हो सकता। डी के साथ में फर्स्ट है, ये नहीं हो सकता। डी के साथ में एक ही सेकंड है, तो एक ही सेकंड है डी के साथ में
सेकंड वाला एक ही मिला, बाकी सारे गलत हो गए। ठीक, एक आपको गलत पता, एक आपको सही पता चला, सारे आपने एलिमिनेट कर दिए। अब देख लो सी का थर्ड होगा क्या, सी का डिस्कैलकुलिया। विकलांग बच्चे जो गणितीय गणना, बिल्कुल गणितीय गणना करने में जिसको कठिनाई होगी डिस्कैलकुलिया हो जाएगा थर्ड वाला। ठीक है, तो सी का भी यहाँ पर सही हो गया। ठीक, बी का फर्स्ट होगा, बी का क्या है, दुष्क्रिया डिस्प्रैक्सिया। हाँ, डिस्प्रैक्सिया में ये वाला होता है संतुलन। ठीक, मोटर नियंत्रण, नियमित कार्यों को करने में कठिनाई होती, बिल्कुल सही बात है, बी का फर्स्ट। ए का फोर्थ, देखो भाषा विकार जो संचार कौशल को समझने की क्षमता को प्रभावित करता है, बिल्कुल सही बात है, आपका ये वाला हो जाएगा फोर्थ के साथ में। तो एक आपको पता चला था, आपने एक को पता कर लिया। ठीक है, वहाँ से आपने सारे आंसर यहाँ पर सही तरीके से कर लिए। ठीक, देखो एलिमिनेट वाला मेथड लगा करके आप कितने आसानी से कर लेंगे। ठीक, चलो अगला देखते हैं भाई। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी सीखने में अक्षम बच्चों की विशेषता नहीं है? अवधारणात्मक प्रभावशीलता या भावनात्मक अस्थिरता, ध्यान का विकार या आवेग? बताओ भाई, बताओ। इनमें से आपको बताना है कि लर्निंग डिसेबल्ड चिल्ड्रन की कोई एक विशेषता नहीं है, वो आपको बताना है। देखो भावनात्मक अस्थिरता, इमोशनल इंस्टेबिलिटी, ठीक है, ये तो होता है आपका, ध्यान विकार होता है, आवेग होता है, पहला नहीं होता है, ये वाला राइट आंसर हो जाएगा अवधारणात्मक प्रभावशीलता। तो इसलिए आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है, सभी लोग जवाब देंगे भाई, सभी लोग? ठीक है, चलो अगला देखते हैं भाई। बच्चों में द्विध्रुवी विकार की सबसे अधिक जुड़ी विशेषता क्या है? अति सक्रिय होना, अक्सर उदास रहना, या मूड में अत्यधिक बदलाव, या रोमांचक व्यवहार रखना? बताओ। द्विध्रुवी मतलब एक साथ में बच्चे जो है कई तरीके से जो है, द्विध्रुवी का मतलब ही क्या होता है, बाइपोलर डिसऑर्डर, दो प्रकार की जो है अक्षमता होगी बच्चे के अंदर। ठीक, तो उसकी विशेषता आपको बताना है भाई, उससे जुड़ी विशेषता क्या हो सकती। मूड में अत्यधिक बदलाव, आपने देखा होगा कि मतलब मूड में बदलाव हो गया, भाई ये चीज़ मैं अभी नहीं करूँगा, है ना, मैं कोई भी काम करने जा रहा हूँ, मेरा मूड बदल गया यार, मेरा मन नहीं करने का। ठीक है, तो मूड में क्या होता है, अत्यधिक बदलाव देखने को मिलता है द्विध्रुवी वाले जो बच्चों की डिसेबल्ड बच्चे होते हैं द्विध्रुवी वाले, उनमें देखने को मिलता है। अगले सवाल की अगर हम बात करें तो अगला सवाल आपके सामने आता है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति सीखने की अक्षमताओं की पहचान के लिए जिम्मेदार नहीं है? ये आपको बताना है, कौन सा जो है व्यक्ति की सीखने की क्षमताओं की पहचान के लिए जिम्मेदार नहीं, ये आपको बताना है। मनोचिकित्सक, नैदानिक मनोविज्ञान, त्वचा विशेषज्ञ, न्यूरोसाइकोलॉजिस्ट? थोड़ा सा दिमाग लगाओगे सही लगा लोगे। त्वचा विशेषज्ञ की जरूरत नहीं पड़ती ना, अगर बच्चे को डिसेबिलिटी है तो त्वचा विशेषज्ञ उसमें क्या करेगा, कोई रोल नहीं करेगा भाई। तो आपका राइट आंसर थर्ड वाला हो जाएगा, मनोचिकित्सक ये हो जाएगा, नैदानिक मनोवैज्ञानिक और न्यूरोसाइकोलॉजिस्ट ये आपके सारे हो जाएंगे। ठीक, जो नहीं होगा वो आपका थर्ड हो जाएगा। अगला सवाल है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा संज्ञानात्मक विकलांगता का एक महत्वपूर्ण और कारण बताना है आपको। देखो निम्नलिखित में से कौन सा संज्ञानात्मक विकलांगता का एक महत्वपूर्ण और ज्ञात कारण है? आघात और शारीरिक एजेंट, क्रोमोसोमल असामान्यता, ठीक है, मानसिक विकार हो जाएगा, या चयापचय और पोषण? बताओ भाई सही जवाब क्या होगा। कुछ लोग जवाब दे रहे हैं भाई, इसका कंफ्यूज हैं कुछ लोग, बताइए भाई। संज्ञानात्मक विकलांगता का एक महत्वपूर्ण और ज्ञात कारण, संज्ञानात्मक, बताओ। सारे ही सही हो जाएंगे भाई, सारे ही इसमें सही हैं, इसलिए आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला हो जाएगा। ठीक, अगला सवाल देखते हैं। एक बच्चे की नोटबुक में लिखने में गलतियां दिखाई देती हैं। बच्चा लिख रहा है भाई, बच्चे की नोटबुक है उसमें गलतियां दिखाई दे रही हैं। ठीक, जैसे रिवर्स इमेज, मिरर इमेजिंग आदि। ऐसे बच्चे में निम्न के लक्षण दिखाई दे रहे हैं, किस प्रकार के लक्षण दिखाई दे रहे हैं बताओ। सीखने की क्षमता, सीखने में कठिनाई, सीखने की समस्या, या फिर सीखने का नुकसान? बताओ भाई, सभी लोग जवाब देंगे मेरे भाई, सभी लोग जवाब दो भाई, बताओ। इसमें आपको पता है सीखने की क्षमता है भाई, लर्निंग डिसेबिलिटी आपको देखने को मिल रही है। ठीक, बच्चा कर तो रहा है लेकिन थोड़ा सा उसमें कुछ ना कुछ उसको कठिनाई हो रही है, मतलब कठिनाई क्या मतलब, सही तरीके से नहीं सीख पा रहा है, सक्षम नहीं हो पा रहा है ना।
सीखने की अक्षमताएं। राइट आंसर आपका फर्स्ट वाला हो जाएगा। ठीक, देखो इस तरीके से बच्चा लिख रहा है ना, देखो इस तरीके से बच्चा लिख रहा है उल्टा सीधा। ठीक, ये देखो ABCA सही तरीके से लिखा है, लेकिन यहाँ पर बच्चा उल्टा अक्षर बना रहा है। आपने देखे होंगे कि कुछ बच्चे होते हैं ना, अक्षर को उल्टा बना देते हैं। देखो यहाँ पर देखो किस तरीके की राइटिंग लिखी गई है ना। चलो अगला देखते हैं भाई। एक बच्चे को लिखने में नियमित कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। भाई लिखने में कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है भाई। ठीक है, देखो लिखने से संबंधित विकार आ गया, आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए डिस्ग्राफिया हो जाएगा, ढूंढ के लगा दो वहीं पे तुरंत डिस्ग्राफिया, बस आगे कुछ पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। राइट आंसर आपका सेकंड वाला हो जाएगा। अगला देखते हैं भाई। एक बच्चा जिसकी दृष्टि आंशिक है, मतलब उसको दिखाई थोड़ा सा कम दे रहा है, घर पर आधारित शिक्षा का विकल्प चुनने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, या अलग संस्थान में होना आवश्यक है, या समावेशी प्रावधानों के साथ एक नियमित स्कूल का हिस्सा बनना चाहिए। एक नियमित स्कूल में होना चाहिए जिसके मुकाबला करने वाले व्यवहार को प्रोत्साहित करने के लिए विशेष प्रावधान नहीं होना चाहिए। गलत बात, होना चाहिए। आपका देखो घर आधारित शिक्षा का विकल्प चुनने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, उसको मतलब घर पे ही पढ़ाई करवाना चाहिए, ये चीज़ गलत हो जाएगी। अलग संस्थान में करना, उसका अलगाव कर देना, ये चीज़ गलत हो जाएगी। समावेशी प्रावधान मतलब समावेशी प्रावधान के साथ में नियमित स्कूल का हिस्सा बना करके बच्चे को पढ़ाना चाहिए भैया, सभी को आपको एक साथ में लेकर के पढ़ाना है। तो राइट आंसर आपका थर्ड हो जाएगा। ठीक है, कितने लोगों का सही हुआ भाई बताओ, कितने लोगों ने सही जवाब दिया है। चलो आगे बढ़ते हैं भाई। ठीक, देखो यहाँ पर क्या है, स्क्रीन है, वाइट बोर्ड है, टीचर टेबल, ब्लाइंड स्टूडेंट पोजीशन। देखो यहाँ पर क्या है, टीचर टेबल के सामने यहाँ पर देखो ब्लाइंड टेबल, जैसे मान लो अलग अलग तरीके के बच्चे में डिसेबिलिटी देखने को मिल जाएगी, तो जिस प्रकार की भी ज़रूरत है, ज़रूरत के हिसाब से बच्चे को क्या करना है, ज़रूरत के हिसाब से आपको फैसिलिटी प्रोवाइड कराना है। ठीक है, हर एक बच्चे की एक जैसी ज़रूरत तो नहीं होगी, तो ज़रूरत के हिसाब से जब आप बच्चे की आवश्यकता पूरी करेंगे, वही होती समावेशी शिक्षा का उद्देश्य। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी सामग्री दृष्टिबाधित छात्र के लिए फ़ायदेमंद नहीं है। जो नहीं है निगेटिव वाला आपको बताना है, जो फ़ायदेमंद नहीं है। स्पर्शनीय ग्लोब, या फिर छोटे प्रिंट वाली पुस्तकें, या स्क्रीन रीडिंग सॉफ्टवेयर, या फिर ब्रेल पुस्तकें। बताओ भाई, दृष्टिबाधित बच्चा है, दृष्टिबाधित छात्र के लिए कौन सी फ़ायदेमंद नहीं होगी। स्पर्शनीय ग्लोब, ये तो भाई स्पर्श करके बच्चा सीख लेगा, ये तो ज़रूरी है बच्चे के लिए। छोटी प्रिंट वाली पुस्तकें देंगे तो बच्चा सीख नहीं पाएगा, यही चीज़ आपकी निगेटिव है भाई। रीडिंग, स्क्रीन रीडिंग सॉफ्टवेयर, ये बात सही है, ब्रेल पुस्तकें ऐसी होनी चाहिए, तो निगेटिव का भाई निगेटिव हो जाएगा, ये वाला सेकंड वाला सही हो जाएगा। ठीक है, बाकी कि मैं इरेज कर देता हूँ भाई, आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। चलो भाई ठीक है, तो सेकंड वाला आपका सही हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं भाई। अगला सवाल है आपके सामने, समावेशी शिक्षा से अभिप्राय है। समावेशी शिक्षा का मतलब क्या है, ये आपसे पूछा है, जो ऑप्शन सही हो वो लगा देना है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग EWS का आरक्षण केवल सरकारी विद्यालयों में उपलब्ध करवाया जाए, या फिर दिव्यांग छात्रों को सिर्फ विशेष विद्यालय में ही शिक्षा दी जानी चाहिए, मतलब उनके लिए कोई स्पेशल स्कूल होना चाहिए। सरकारी विद्यालयों में केवल अंग्रेजी भाषा पढ़ाई जानी चाहिए, या योग्यताओं से परे होकर सभी बच्चों को गुणवत्तीय शिक्षा उपलब्ध कराई जाए। सही आंसर क्या होगा, देखो आर्थिक रूप से कमज़ोर अगर बच्चे हैं उनको सरकारी विद्यालय में ही उपलब्ध कराना चाहिए आरक्षण, गलत बात। दिव्यांग छात्रों को सिर्फ विशेष विद्यालयों में शिक्षा दी जानी चाहिए, ये भी गलत बात है। सरकारी विद्यालयों में केवल अंग्रेजी पढ़ाई जानी चाहिए, हिंदी मातृभाषा कौन पढ़ाएगा। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं भाई। अगला सवाल क्या है, अगला सवाल है, सामान्य विद्यालयों में दिव्यांग विद्यार्थियों के समावेशन हेतु निम्न में से कौन सा प्रावधान दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के प्रतिकूल है। 2016 के प्रतिकूल है, यह आपको बताना है। परीक्षा पत्र को पूरा करने के लिए अतिरिक्त समय देना, या फिर विद्यार्थियों की जरूरत पूरी करने हेतु लिपिक की सुविधा, या दूसरी और तीसरी भाषा संबंधी कोर्सों में बाध्यता, या फिर व्यक्तिगत जरूरतों के अनुसार यथोचित संयोजन। बताओ, अनुकूल और प्रतिकूल। अनुकूल का मतलब क्या होता है, उसके पॉजिटिव सेंस में जाएगा, और प्रतिकूल मतलब उसके नेगेटिव सेंस में जाएगा। दूसरी और तीसरी भाषा संबंधी कोर्सों की बाध्यता, आपका राइट आंसर ये हो जाएगा। प्रतिकूल मतलब नेगेटिव सेंस में जाता है। ठीक है,
आप परीक्षा पत्र को पूरा करने की अतिरिक्त समय देंगे, ठीक है, सही हो जाएगा। ठीक, विद्यार्थियों की जरूरत पूरी करने के लिए लिपिक की सुविधा जरूरत पूरी करेंगे आप, ये भी बात सही है। व्यक्तिगत जरूरतों के अनुसार यथोचित संवेदन, जैसे जिस प्रकार के बच्चे को जरूरत है उस तरह की व्यवस्था करेंगे, ये भी सही हो जाएगा। लेकिन जो नहीं होना चाहिए ये आपका थर्ड वाला नहीं होना चाहिए, तो थर्ड वाला आपका निगेटिव हो जाएगा। ठीक है, थर्ड वाला आपका निगेटिव हो जाएगा। चलो भाई अगला बढ़ाएं, अगले तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सी अधिगम अक्षमता सीधे संचार कौशल को समाविष्ट करने की क्षमता को प्रभावित करती है, ये आपको बताना है। गुणज वैकल्य हो नहीं सकता, गणितीय संबंधी विकार होता है, लेखन कौशल डिस्ग्राफिया होता है, उत्साह वैकल्य डिस्फोरिया होता है, ये चीज़ नहीं होगी। गति समन्वय वैकल्य, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। अगला सवाल आपके सामने आता है, लेखन वैकल्य वाले विद्यार्थी का सफल समावेशन सुनिश्चित करने के लिए क्या महत्वपूर्ण है? कक्षा में ऑडियो रिकॉर्डर या लैपटॉप के उपयोग की अनुमति दें, या मूल्यांकन के लिए लिखित परीक्षाओं का व्यापक रूप से उपयोग करें, या सादे अनियमित कागज पत्रों का पर जो है लिखना अनिवार्य करें, या दिए गए कार्य को पूरा करने के लिए अटल समय सीमा निर्धारित करें। बताओ, बच्चे को क्या है, लेखन वैकल्य है, लिखने से संबंधित विकार है। कक्षा में अगर ऑडियो रिकॉर्डर या लैपटॉप का उपयोग अनुमति दे देंगे तो बच्चा ऑडियो वीडियो विजुअल एड से देख पाएगा, विजुअल एड से बच्चा आसानी से सीख पाएगा। ठीक है, आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। कितने लोगों का सही हुआ भाई बताओ? बहुत बढ़िया। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके सामने है, निम्नलिखित व्यवहार किसके लक्षण हैं? आवेगशीलता, कम समय तक ध्यान केंद्रित कर पाना, व्यग्रता, ठीक है, बहुत देर तक बैठने की अक्षमता। बताओ, आपको पता है ना कि ध्यान केंद्रित नहीं कर पाना अवधान ADHD का ये होता है, ADHD का होता है लक्षण, ये चीज़ आपको ध्यान रखना भाई। ध्यान केंद्रित नहीं कर पाएगा, आसानी से बच्चा क्या हो जाएगा, आसानी से बच्चा हमारा विचलित हो जाता है। क्या हो जाता है? विचलित हो जाता है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है, मूर्ति कक्षा 4 का विद्यार्थी है। मूर्ति नाम का एक बच्चा है जो कि कक्षा 4 का विद्यार्थी है। पठन के संदर्भ में वह केवल उतना ही पढ़ पाता है जितना किसी कक्षा 1 के विद्यार्थी का स्तर होता है। ठीक, मूर्ति को ध्वनि का मिलान करने ध्वनि का मिलान करने, शब्दों की वर्तनी तथा पठन में भी कठिनाई आती है। मूर्ति निम्नलिखित में से किसके लक्षण प्रदर्शित कर रहा है? मतलब बच्चे को क्या कर रहा है, शब्दों और वर्तनी तथा पठन में कठिनाई हो रही है, तो बच्चा किस तरीके की यहाँ पर जो लक्षण प्रदर्शित कर रहा है? गति समन्वय वैकल्य नहीं होगा, गुणज वैकल्य हो नहीं सकता, पठन वैकल्य होगा, पढ़ने से संबंधित है भाई। ध्वनि का मिलान करने में शब्दों और वर्तनी और पठन में कठिनाई होती है, तो आपका राइट आंसर थर्ड वाला हो जाएगा भाई। ठीक है, देखो किस तरीके के आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। और अभी तक जिन लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया भाई, वीडियो को लाइक कर देना। जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, ठीक है। और जिन लोगों ने अभी तक टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया है भाई, लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन है। टेलीग्राम ज्वाइन करने के आपके 2 फायदे हैं। पहली बात तो आपको पीडीएफ मिल जाएगी, और दूसरा कभी कभी ये होता है कि यूट्यूब नोटिफिकेशन नहीं भेजता है भाई। यूट्यूब नोटिफिकेशन नहीं भेजता है तो आपको नोटिफिकेशन यहाँ से मिल जाया करेगी, क्योंकि यहाँ पर क्लास को शेयर कर दिया जाता है, क्लास शेयर कर दी जाती है। ठीक है, तो भाई जिन लोगों ने अभी तक शेयर नहीं किया है वीडियो को शेयर कर देना, वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ में बेल आइकन को दबा लेना, टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लेना। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं भाई। अगला सवाल क्या है हमारा? 28 होगा भाई, 38 नहीं होगा, यहाँ पर 28 होगा। रमन कक्षा 4 में पढ़ता है, उसे कम दिखता है, उसे पाठ्यपुस्तक से पढ़ने तथा कार्य करने में कठिनाई होती है, उसके अध्यापक को क्या करना चाहिए? पाठ्यपुस्तक से पढ़ने तथा कार्य करने में कठिनाई होती है, उसे अध्यापकों को उसका काम पूरा करने की सलाह देनी चाहिए, या फिर उसे पाठ्यपुस्तकों को पढ़ने और अपना काम करने से स्थायी छूट दे देनी चाहिए, या उसे पाठ्यपुस्तक के पाठों की रिकॉर्डिंग उपलब्ध करवानी चाहिए। देखो मैंने आपको चीज़ें बताई थी कि बच्चा अगर एक मेथड से नहीं सीख पा रहा तो आपको दूसरा मेथड उपयोग करना है। अगर बच्चा ब्लैक बोर्ड पर, जैसे व्हाइट बोर्ड पर आप पढ़ाना नहीं देख पा रहा है तो विजुअल एड्स से पढ़ाइए, ऑडियो वीडियो एड्स से पढ़ाइए, है ना, दृश्य श्रव्य दृश्य सामग्री से पढ़ाइए।
तो पहला नहीं होगा, अभिभावकों को आप उसको सलाह देंगे, आप क्या करेंगे फिर? ठीक है, पाठ्य पुस्तक को स्थायी छूट दे देनी चाहिए, बच्चे पढ़ ही नहीं पा रहा अपने आप से तो स्थायी छूट दे देंगे, कैसे पढ़ पाएगा? उसे पाठ्य पुस्तक के पाठों की रिकॉर्डिंग उपलब्ध करवाई जानी चाहिए, ठीक है, जिससे बच्चा आसानी से सीख पाएगा। सहपाठियों की कॉपी काम उतारने के लिए दे दी जानी चाहिए, ये भी बात गलत है, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। कंप्लीट हो गई आपकी वीडियो। यहाँ पर 28 आपके सामने क्वेश्चन थे। अब आपको बताना है कि स्कोर आपका कितना हुआ। सभी लोग बताएंगे भाई आपका स्कोर कितना हुआ है, सभी लोग बताएंगे आपका स्कोर कितना हुआ है, सभी लोग जवाब देंगे। 28 में से आपके कितने सही हुए हैं जवाब और सवाल बताओ, सभी लोग जवाब देंगे। जिसके भी यहाँ पर 26, 27 या आउट ऑफ 28 सही हुए हैं तो वो हैं यहाँ पर बढ़िया है, बढ़िया है उनका स्कोर, बढ़िया है, ठीक है, बढ़िया। और जिनके भी कम है तो उनको भैया थ्योरी पढ़ने की ज़रूरत है, अभी थ्योरी को पढ़ो क्योंकि आपका स्कोर है बहुत ज़्यादा कम, ठीक है। तो इसी के साथ में वीडियो को एंड करेंगे, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।